नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो असल में नामुमकिन है। पृथ्वी के केंद्र तक का सफर। सवाल सीधा है, जब हम वहां जा ही नहीं सकते तो हमें कैसे पता कि अंदर क्या है? हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि वैज्ञानिक कैसे उन चीजों का राज खोलते हैं जिन्हें वो देख भी नहीं सकते। आज की हमारी गहन चर्चा इसी जासूसी कहानी पर है। और ये कोई छोटी मोटी जासूसी नहीं है। सोचिए, पृथ्वी का केंद्र यहाँ से लगभग 6,378 किलोमीटर नीचे है। 6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा? हाँ, और इंसानों ने आज तक जो सबसे गहरा गड्ढा खोदा है रूस के कोला में, वो सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा है। सिर्फ 12? बस, ये तो ऐसा हुआ कि आप 6,000 पन्नों की किताब का सिर्फ पहला पन्ना पढ़ रहे हो। इसलिए हमें सुरागों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज हम यही समझेंगे कि इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर हमारे ग्रह की पूरी तस्वीर कैसे बनाई गई। ठीक है, तो चलिए इन सुरागों को खंगालना शुरू करते हैं। जानकारी के स्रोत क्या है हमारे पास? मोटे तौर पर दो तरह के हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष यानी जिन्हें हम छू सकते हैं, और अप्रत्यक्ष जिनसे हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। प्रत्यक्ष में तो खनन आ गया, जैसे दक्षिण अफ्रीका की वो सोने की खदानें जो 3-4 किलोमीटर गहरी हैं। और ज्वालामुखी भी तो हैं। वो अंदर का गर्म लावा सीधे सतह पर फेंक देते हैं। बिल्कुल, ज्वालामुखी हमें एक सीधा सैंपल देते हैं, लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये खदानें और ज्वालामुखी, ये सब हमें सिर्फ पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट की ही झलक दिखाते हैं। मतलब सिर्फ छिलके की? हाँ, बस छिलके की। ये उस 6,000 किलोमीटर की गहराई के मुकाबले कुछ भी नहीं है। असली कहानी, असली रहस्य तो अप्रत्यक्ष सुरागों से ही खुलता है। और कुछ अप्रत्यक्ष सुराग तो बड़े दिलचस्प हैं। एक तो ये कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, तापमान और दबाव किसी दैत्य की तरह बढ़ता जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक सुराग तो अंतरिक्ष सराता है, उल्कापिंड। हाँ, मीटियोर्स। ये वो पत्थर हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे थे और पृथ्वी पर आ गिरे। कहते हैं इनकी बनावट वैसी ही है जैसी हमारी पृथ्वी की शुरुआत में थी। ये एक बेहतरीन शुरुआती सुराग है, जैसे किसी पुरानी इमारत के गिरे हुए पत्थर से उसकी बनावट का अंदाजा लगाना। फिर एक और अजीब सुराग है, गुरुत्वाकर्षण। अच्छा। हमें लगता है कि ये हर जगह एक जैसा है, पर ऐसा है नहीं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर थोड़ा ज्यादा और भूमध्य रेखा पर थोड़ा कम होता है। अरे वाह! इस छोटे से फर्क को ग्रेविटी अनोमली कहते हैं, और ये हमें बताता है कि पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान यानी वजन एक जैसा नहीं बंटा हुआ है। वाह! मतलब उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व, ये सब अलग अलग पहेली के टुकड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सुराग जिसने हमें पृथ्वी के आर पार देखने की ताकत दी, वो तो तब मिला जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की धड़कन को सुनना शुरू किया। मेरा मतलब है भूकंप। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। भूकंपीय तरंगे यानी साइस्मिक वेव्स ही हमारी असली जासूस है। जब जमीन के नीचे चट्टानें टूटती हैं, उस जगह को फोकस कहते हैं, तो एक जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। और जमीन पर ठीक उसके ऊपर के बिंदु को एपिसेंटर कहते हैं। सही। इसी फोकस से ऊर्जा तरंगों के रूप में पूरी पृथ्वी में फैल जाती है, और ये तरंगे ही हमें अंदर की पूरी कहानी सुनाती हैं। और जहां तक मैंने पढ़ा है, ये तरंगे भी दो तरह की होती है। एक जो पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती हैं, और दूसरी जो सिर्फ सतह पर चलती हैं। यहीं से कहानी दिलचस्प होती है ना? हाँ, यहीं से असली जासूसी शुरू होती है। जो तरंगे अंदर से गुजरती हैं, उन्हें बॉडी वेव्स कहते हैं। जी। ये भी दो तरह की हैं, पी तरंगे और एस तरंगे। पी और एस। पी मतलब प्राइमरी, क्योंकि ये सबसे तेज होती हैं और किसी भी भूकंप के बाद रिकॉर्डिंग स्टेशन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं, चट्टानों को धक्का देती और खींचती हुई आगे बढ़ती हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजर सकती हैं। ठीक है, तो पी तरंगे तो हर फॉर्मूला है, कहीं भी चली जाती हैं। लेकिन एस तरंगे, उनमें क्या खास है? एस मतलब सेकेंडरी। ये पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं और चट्टानों को ऊपर नीचे या अगल बगल हिलाती हैं। लेकिन उनकी एक जिद है, एक शर्त है। क्या? एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। जैसे ही कोई तरल या पिघली हुई चीज सामने आती है, वो वहीं रुक जाती हैं, हार मान लेती हैं। एक मिनट, अगर एस तरंगे सिर्फ ठोस चीजों से गुजर सकती हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उन्हें एक तरह के मैटर डिटेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या वैज्ञानिकों ने ऐसा ही कुछ किया? क्या उन्हें कहीं ऐसा मिला जहां ये तरंगे अचानक गायब हो गई? बिल्कुल, यही तो वो यूरेका मोमेंट था,
जिसने भूविज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में सीस्मोग्राफ लगाए और देखा कि एक भूकंप के बाद एस तरंगें पृथ्वी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सीधी नहीं पहुंच पाती। अच्छा, वो बीच में कहीं गायब हो जाती हैं। और इसी एक ऑब्जर्वेशन से, इसी एक सुराग से उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक की कि हमारी पृथ्वी का बाहरी कोर यानी बाहरी केंद्र ठोस नहीं बल्कि पिघला हुआ तरल है। कमाल है। मतलब सिर्फ एक तरंग के व्यवहार से हमने पूरे ग्रह का नक्शा बदल लिया। अच्छा, और उन सरफेस वेव्स का क्या, जो सतह पर चलती हैं? हाँ, वो भी जरूरी है। जब ये पी और एस तरंगे सतह से टकराती हैं तो सरफेस वेव्स पैदा होती हैं। ये सबसे धीमी होती हैं और आखिर में पहुंचती हैं, लेकिन अफसोस कि ये सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। इमारतों का गिरना, जमीन का फटना, ये सब इन्हीं की वजह से होता है। तो इन तरंगों की मदद से वैज्ञानिक शैडो जोन यानी छाया क्षेत्र का पता लगाते हैं। ये नाम ही एक रहस्य की तरह लगता है। ये क्या है? शैडो जोन का मतलब है पृथ्वी की सतह पर वो इलाका जहां किसी खास भूकंप की तरंगें दर्ज ही नहीं होती। ये एक तरह से ब्लैकआउट जोन है। ओके। एस तरंगों का शैडो जोन बहुत बड़ा है। एपी सेंटर से 105 डिग्री के बाद पृथ्वी पर कहीं भी ये तरंगें नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि तरल बाहरी कोर उन्हें रोक देता है। बिल्कुल, वो उन्हें एक विशाल दीवार की तरह रोक देता है। और पी तरंगों का शैडो जोन, वो तो तरल से गुजर सकती हैं, तो उनका भी शैडो जोन क्यों बनता है? बहुत अच्छा सवाल है। पी तरंगे रुकती नहीं है, लेकिन वो मुड़ जाती हैं। जैसे हवा से पानी में जाने पर रोशनी की किरण मुड़ जाती है। हाँ, रिफ्रैक्शन। ठीक वैसे ही ठोस मेंटल से तरल कोर में जाते ही पी तरंगे भी अपना रास्ता बदल लेती हैं, यानी रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। इस मुड़ने की वजह से 105 से 145 डिग्री के बीच एक ऐसा बैंड बन जाता है जहां वो नहीं पहुंच पाती। अच्छा, तो इन दोनों शैडो जोन के नक्शे को मिलाकर ही हमें पृथ्वी की परतों की सटीक गहराई और संरचना का पता चला। तो इस पूरी जासूसी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि पृथ्वी एक प्याज की तरह है। परतों में सबसे बाहर है क्रस्ट, वो पतली ठोस पपड़ी जिस पर हम रहते हैं। समुद्र के नीचे ये पतली करीब 5 किलोमीटर और महाद्वीपों पर मोटी करीब 30 किलोमीटर होती है। और पहाड़ों के नीचे तो और भी मोटी। हाँ, क्रस्ट के नीचे है मैंटल, जो करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसका ऊपरी हिस्सा, जिसे एस्थीनोस्फीयर कहते हैं, थोड़ा नरम और पिघला हुआ है। ज्यादातर ज्वालामुखी का मैग्मा यहीं से आता है। और सबसे अंदर हमारे ग्रह का दिल यानी कोर, बाहरी कोर तरल धातु का एक उबलता हुआ समंदर है और भीतरी कोर अत्यधिक दबाव के कारण ठोस है। ठोस? इतने तापमान पर भी? हाँ, दबाव इतना ज्यादा है कि वो उसे पिघलने ही नहीं देता। और ये निकेल और लोहे से बना है, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। वाह, तो हमने भूकंप की तरंगों से पृथ्वी का एक अल्ट्रासाउंड तो देख लिया, लेकिन कभी-कभी हमें अंदर की चीजों का सीधा सबूत भी तो मिलता है। जब यही पिघला हुआ मेंटल, ये अंदर की आग सतह फाड़कर बाहर आ जाती है। मेरा मतलब है ज्वालामुखी। बिल्कुल, ज्वालामुखी हमें अंदर की चीजों का एक सीधा सैंपल देते हैं। और हर ज्वालामुखी का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, जो उसके लावा की प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा। जैसे शील्ड ज्वालामुखी, ये हवाई में पाए जाते हैं। इनका लावा, जिसे बेसाल्ट कहते हैं, बहुत पतला और तरल होता है, इसलिए ये शांति से बहता है और ज्यादा ऊंचे विस्फोटक पहाड़ नहीं बनाता। और इसके ठीक उलट होते हैं समग्र ज्वालामुखी या कंपोजिट वॉल्केनोज, जो बहुत गुस्सैल होते हैं। हाँ, उनका लावा बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इस वजह से गैसें फंस जाती हैं और दबाव बढ़ता जाता है। और फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। बिल्कुल, ये राख और लावा की परतें जमा करके ऊंचे, सुंदर लेकिन खतरनाक पहाड़ बनाते हैं। और कुछ तो इतने विस्फोटक होते हैं कि वो खुद ही तबाह हो जाते हैं, जिन्हें काल्डेरा कहते हैं। सही कहा, काल्डेरा सबसे महाविनाशक होते हैं। वो इतनी जोर से फटते हैं कि वो अपना ही ढांचा उड़ा देते हैं और पीछे रह जाता है एक बहुत बड़ा गड्ढा, जिसे काल्डेरा कहते हैं। फिर एक और किस्म है फ्लड बेसाल्ट। इसमें जमीन में दरारें खुल जाती हैं और बेहद तरल लावा नदियों की तरह बहकर हजारों किलोमीटर तक फैल जाता है। हजारों किलोमीटर? हाँ, भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर आज महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा बसा है, इसी का नतीजा है। और ये कोई छोटा मोटा लावा नहीं था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये इतना विशाल था कि इसने शायद डायनासोर के खात्मे में भी एक भूमिका निभाई थी। बिल्कुल, ये एक थ्योरी है। ये तो जैसे पृथ्वी का बुखार था जो पूरी सतह पर फैल गया। लेकिन एक सवाल और है,
उस मैग्मा का क्या होता है जो सतह तक पहुंचने की कोशिश तो करता है, लेकिन रास्ते में ही ठंडा होकर जम जाता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है कि जो लावा बाहर नहीं आ पाया, उसका अंदर क्या हुआ, वो किन शक्लों में जम गया। जब मैग्मा का एक बहुत बड़ा गुंबद जमीन में बहुत गहराई पे ठंडा हो जाता है, तो उसे बैथलिथ कहते हैं। ये ग्रेनाइट के छिपे हुए पहाड़ जैसे होते हैं। छिपे हुए पहाड़? हाँ, जब मैग्मा ऊपर उठकर गुंबद के आकार में जमता है, तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। और मैंने सिल और डाइक के बारे में भी सुना है। हाँ, जब मैग्मा चट्टानों की परतों के बीच सीधा यानी हॉरिजॉन्टली लेट जाता है, तो उसे सिल कहते हैं। ओके। लेकिन जब वो किसी दरार को चीरता हुआ दीवार की तरह सीधा यानी वर्टिकली खड़ा जम जाता है, तो उसे डाइक कहते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाके में आपको सड़क के किनारे ऐसी कई काली चट्टानों की दीवारें दिख जाएंगी। वो सब डाइक हैं। वो सब डाइक हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिकों ने एक जासूस की तरह काम किया। उन्होंने उल्कापिंडों और गुरुत्वाकर्षण जैसे बाहरी सुरागों को इकट्ठा किया। फिर भूकंपीय तरंगों की भाषा को सुनकर पृथ्वी की परतों का पूरा नक्शा बनाया। बिल्कुल। और आखिर में ज्वालामुखियों से निकले सबूतों से उस नक्शे की पुष्टि की। ये वाकई एक शानदार खोज की कहानी है। और यहाँ एक आखिरी विचार है। हमने बात की कि कैसे भूकंपीय तरंगों ने हमें अपनी पृथ्वी को समझने में मदद की। हाँ। लेकिन यही तरंगे तो दूसरे ग्रहों और चंद्रमा पर भी चलती हैं। तो सोचने वाली बात यह है, मार्स क्वेक यानी मंगल पर आने वाले भूकंप या मून क्वेक का अध्ययन अच्छा। न केवल उन दुनियाओं के राज खोलेगा, बल्कि शायद हमें हमारे अपने ग्रह के जन्म और विकास के बारे में भी कुछ नया सिखाएगा। ये एक नई जासूसी कहानी की शुरुआत हो सकती है।